हाजिर हूँ अपने इंडियन पॉलिटी के न्यू टॉपिक के साथ। आज की टॉपिक है इंडियन पार्लियामेंट, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल आते हैं, तो उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अपने न्यू पार्लियामेंट के बिल्डिंग को। आप ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो पार्लियामेंट का जो बिल्डिंग है, ये न्यू पार्लियामेंट का बिल्डिंग है। इस बात को याद रखना है, ठीक है। कभी कभी इससे भी फैक्चुअल पॉइंट बना दिया जाता है क्वेश्चन में। तो ये जो न्यू पार्लियामेंट का जो बिल्डिंग है, इसके बनने के लिए जो प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, वो ऑफिशियली 2019 में इसको अप्रूवल मिला था। और 2019 में जो अप्रूवल मिला था, उस प्रोजेक्ट को, एक प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था सेंट्रल विस्टाज रीडेवलपमेंट प्रोग्राम। सेंट्रल विस्टाज रीडेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम, प्रोजेक्ट के नाम से इसको शुरुआत की गई। इसके जो चीफ आर्किटेक्ट हैं, उसका भी नाम कभी कभी पूछा जा सकता है। इनके जो चीफ आर्किटेक्ट हैं, उनका नाम याद रखिएगा, बिमल पटेल थे। कौन थे? बिमल पटेल। बिमल पटेल। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बिडिंग कराई गई थी, और बिडिंग कराने में बात कहा गया था कि जो सबसे लोएस्ट बिड डालेगा उसे ही इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो दो सबसे बड़ी कंपनी, टाटा प्रोजेक्ट एज वेल एज लार्सन एंड टार्बो, एलएनटी के नाम से जो जानी जाती है, इन दोनों ने प्रोजेक्ट की बिडिंग की, जिसमें सबसे कम बिडिंग डाला था टाटा प्रोजेक्ट ने। तो टाटा प्रोजेक्ट को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला। किसे ये कॉन्ट्रैक्ट मिला? टाटा प्रोजेक्ट को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला, और इसी के तहत इनका बिल्डिंग बनना शुरू हुआ। ठीक है, बिल्डिंग कंप्लीट हो गया। बिल्डिंग कंप्लीट होकर इसका इनॉग्रेशन हुआ, और इसका जो इनॉग्रेशन हुआ ना बच्चे, वो इंपॉर्टेंट है। इसका इनॉग्रेशन हुआ था 28 मई 2023 को। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। इनॉग्रेशन इंपॉर्टेंट डेट है। इनॉग्रेशन 28 ऑफ मई 2023। 2023 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनॉग्रेशन 28 मई 2023, इसका याद रखना। साथ ही साथ याद रखिएगा कि ये ऑफिशियली यूज्ड कब किया गया। तो इसको ऑफिशियली यूज्ड की जो शुरुआत की गई, उस बात को भी याद रखिएगा कि इंडियन पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन, इंडियन पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में इसको किया गया था, और डेट था 19 सितंबर 2023। 19 सितंबर 2023 को ये स्पेशल सेशन के रूप में इसको प्रयोग किया गया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये तो बिल्डिंग के बारे में बात हो गई, तो ये तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो गई। लेकिन साथ ही साथ याद रखना है कि ये सिर्फ बिल्डिंग या फिर स्ट्रक्चर ही नहीं है, ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी है। ये फिजिकल स्ट्रक्चर तो जान लिया, अब इसकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया। और ये कहाँ से हम लोगों ने बोरो किया? तो ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया। ठीक है ना, और कह सकते हो कि जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, ये मदर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम के रूप में भी जानी जाती है। और हम लोगों ने बिल्कुल वेस्ट मिनिस्टर मॉडल को फॉलो किया। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंप्राइज, ये भी पूछा जाता है। पहले इसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि द इंडियन पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, एट सेंट्रल लेवल, एट यूनियन लेवल। इस बात को याद रखिएगा कि लेजिस्लेटिव बॉडी है और सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, और किस लेवल पे है? यूनियन लेवल पे है। आपको ये भी पता है कि इंडिया की जो पॉलिटी है, इसमें फेडरलिज्म को फॉलो किया गया, और कैनेडियन मॉडर्न के फेडरलिज्म को फॉलो किया गया है, जहां पर यूनियन लेवल पर पार्लियामेंट है और स्टेट के लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर है। ठीक है, तो यूनियन लेवल पे ये सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में, ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में इसके बारे में बताया गया है कि इंडिया का जो पार्लियामेंट होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन, उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उनके कंपोजिशन के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में, ऑफिसर्स के बारे में, प्रोसीजर्स, पावर्स एंड प्रिविलेज के बारे में, इन सब के बारे में बताया गया है पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अंडर आर्टिकल 79 to 122, आर्टिकल 79 से लेके 122 तक में पूरे पार्लियामेंट के कंपोजिशंस को, और भी बाकी सारी चीज़ों को, प्रोसीजर्स को, ड्यूरेशंस को, पावर्स को, प्रिविलेज को, इन सबको बताया गया है इंडियन पार्लियामेंट के बारे में। ठीक है, तो की टर्म यहां पर याद रखना, की टर्म यहां पर याद रखने के लिए है, वो पहला है कि कौन से पार्ट में पार्लियामेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया था, दैट इज पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5, और आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 79 से लेके 122 तक, आर्टिकल 79 to 122 कॉन्स्ट अब आते हैं इंडियन पार्लियामेंट के कंपोजिशन के बारे में। इससे यूपीएससी के लगभग हर एग्जाम ने, ये अगर आप सीडीएस की बात करते हैं, एनडीए की बात करते हैं, सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, उन सब में इसके बारे में पूछा गया है। और ये काफ़ी
की पॉइंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब भी हम लोग इंडियन पार्लियामेंट की बात करते हैं तो इंडिया पार्लियामेंट का फीचर क्या है, तो इंडियन पार्लियामेंट का फीचर जो है वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। कैसा है? बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब कि इसके पास टू हाउसेज है, टू हाउसेज है, ठीक है ना। द फर्स्ट वन या फिर द लोअर हाउस जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या है? लोकसभा है, जिसको हाउस ऑफ कॉमन के नाम से या फिर कॉमनली हम लोग उसको लोकसभा के नाम से जानते हैं। एंड द सेकेंड हाउस इज राज्यसभा, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, ठीक है। एंड इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑल्सो, ठीक है ना। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, टू हाउसेज एज वेल एज प्रेसिडेंट। यही लिखता है कि अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, विच मतलब नेमली प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज राज्यसभा, एज वेल एज द हाउस ऑफ द पीपल दैट इज लोकसभा। और हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इंडियन पार्लियामेंट जो है ये वेस्ट मिनिस्टर मॉडल पे है। किस मिनिस्टर मॉडल पे है? वेस्ट मिनिस्टर मॉडल पे। अगर इसको कंपेयर करोगे ना ब्रिटेन के पार्लियामेंट से तो फुल्ली आपको सेम टू सेम दिखेगा, ठीक है ना। वेस्ट मिनिस्टर मॉडल और ये ब्रिटेन या फिर यूके के पार्लियामेंट से बिल्कुल मिलता है। आइए एक बार एक छोटा सा इसका व्यू देख लेते हैं ताकि समझने में और आसानी हो जाएगी। जब हम लोग बात करते हैं जब हम लोग बात करते हैं पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट में इंडियन पार्लियामेंट को एंड ब्रिटेन की पार्लियामेंट को कंपैरेटिव जब पढ़ते हैं तो देखिएगा कि सब कुछ लगभग सिमिलर है, बस थोड़ा सा चेंज है। पार्लियामेंट की बात करते हैं तो इंडिया का इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट या फिर ब्रिटेन की पार्लियामेंट या फिर यूके की, मेनली यूके ही लिखा था, यूनाइटेड किंगडम का पार्लियामेंट, यूके का पार्लियामेंट। देखो हम लोगों ने भी पढ़ा कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर में हम लोग सबसे पहला जिसको लोअर हाउस के रूप में भी जानते हैं वो कौन है? वो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जिसको हम लोग कॉमनली क्या किस रूप में जानते हैं? तो लोकसभा के रूप में बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज द अपर हाउस और उसको हम लोग क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट नाम है, जिसको हिंदी में हम लोग या फिर कॉमनली हम लोग उसको क्या कहते हैं? कॉमनली हम लोग उसको राज्यसभा कहते हैं, ठीक है, राज्यसभा कहते हैं। और इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड दी प्रेसिडेंट। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से यूके की पार्लियामेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो यूके की पार्लियामेंट भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। कैसा है? बिल्कुल बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। और इस बाई कैमरलिज्म में उनके पास भी क्या है? दो हाउसेज हैं, दो सदन है, ठीक है। उनका भी जो लोअर हाउस है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, ठीक है। सॉरी बच्चे, यहाँ पर इंडिया के केस में भी मैंने हाउस ऑफ कॉमन लिख दिया, ये हाउस ऑफ पीपुल है। इंडिया के केस में इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यूके की, तो यूके का जो लोअर हाउस है उसको हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं, ठीक है। तो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस कहते हैं उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। और तीसरा जहां पर हमारे पास द प्रेसिडेंट है वहां पर मोनार्क है। क्या है? वहां पे मोनार्क है। यहाँ से इंडियन पॉलिटी के एक और फीचर को पढ़ सकते हैं कि जब प्रेसिडेंट की बात करते हैं, और प्रेसिडेंट हम लोग का कैसा है? क्या हम लोग का अपॉइंटेड है या फिर इलेक्टेड है? तो इलेक्टेड है, ठीक है ना। तो इलेक्टेड होने के कारण से एक और पॉलिटिकल फीचर के बारे में हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं इंडिपेंडेंट कंट्री की, तो कंट्री इंडिपेंडेंट है और उसके बाद चेक करते हैं कि वेदर दैट कंट्री इज रिपब्लिक और नॉट। तो रिपब्लिक, एक कंट्री रिपब्लिक है या नहीं वो कैसे पता चलेगा? वो इसी फीचर से पता चलता है कि उसके जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो इलेक्टेड है या फिर अपॉइंटेड है, ठीक है ना। अगर इलेक्टेड मेंबर होंगे या फिर इलेक्टेड होगा, वो पोस्ट पे जो मेंबर बैठेंगे या फिर उस पोस्ट पे जो व्यक्ति बैठेगा वो इलेक्टेड होगा। और इलेक्शन किसी भी तरह का हो, वेदर दैट इज डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। हम लोग जानते हैं कि इलेक्शन के दो फॉर्म है, दैट इज डायरेक्ट इलेक्शन एज वेल एज इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो डायरेक्ट इलेक्शन से हो या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन से हो, अगर उस पोस्ट पे उस हेड ऑफ द स्टेट की बात करें, वो हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है तो उस कंट्री को रिपब्लिक कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपब्लिक कहते हैं। इसीलिए हम लोग अपने जब पहले चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने शुरुआत किया था किससे? हम लोगों ने शुरुआत किया था किससे? हम लोगों ने शुरुआत किया था प्रियम्बल से। और प्रियम्बल में मैंने आपको बताया था कि इंडिया को क्या लिखा गया है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा गया। की टर्म्स जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब पहले लाइन में बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए, और उसके बाद मैंने जो की टर्म्स बताया था उसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी शब्द था। बिल्कुल आप रिवाइज कीजिएगा, नहीं याद है तो उस क्लास को देखिएगा। तो यही है, देखो
अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ सकते हैं यहीं से, कि जब हम लोग बात करते हैं कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब हेड ऑफ द स्टेट की बात करते हैं तो वो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट की बात करते हैं तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और जब हम लोग बात करते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात करते हैं, क्या बात करते हैं? हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो ये जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। कौन है? प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल सिमिलर फीचर वहां भी देखने को मिलता है, बिल्कुल सिमिलर फीचर यूके के भी फीचर में देखने को मिलता है। जब यहां पर हेड ऑफ द स्टेट की बात करते हैं तो यहां पर प्रेसिडेंट नहीं है, हेड ऑफ द स्टेट की बात करते हैं तो यहां पे जो मोनार्क है वो हेड ऑफ द स्टेट है। नो डाउट दैट इज नॉमिनल हेड, नो मैटर कि ये नॉमिनल हेड है। और जब हम लोग यहां पर इसके हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट यहाँ पर भी इनके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट है, ये हेड ऑफ द स्टेट कैसा है? ये हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है। और इंडिया के केस में प्रेसिडेंट में जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखिएगा कि प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है ना। इंडिया में प्रेसिडेंट को इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाता है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रल प्रोसेस, उसका जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन यहां पर हेड ऑफ द स्टेट है वो मोनार्क है, तो क्या वो इलेक्टेड होंगे? ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग जब पढ़ रहे थे, पॉलिटी की शुरुआत किए थे, तभी हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनार्की सिस्टम एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है। तो ये जो मोनार्क होते हैं, ये मोनार्क कैसा होता है आपको पता है, तो इसीलिए ये क्या है? ये इलेक्टेड नहीं है। तो आप यूके को क्या नहीं कह सकते हैं? आप यूके को रिपब्लिक नहीं कह सकते हैं। क्या नहीं कह सकते हैं? रिपब्लिक नहीं कह सकते। मतलब कि इनकी पॉलिटी कैसी है? इनकी पॉलिटी डेमोक्रेटिक है बट रिपब्लिक नहीं है। और इंडिया की जब बात करते हैं तो इंडिया की पॉलिटी कैसी है? इट इज डेमोक्रेटिक एज वेल एज रिपब्लिक। और आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग जानते हैं कि हम लोग जब बात करते हैं कि इंडिया के डेमोक्रेटिक फॉर्म को सेटअप करने के लिए जब हम लोगों ने इंडिपेंडेंस गेन किया तो हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। और इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। और हम लोगों ने इंडिपेंडेंस कब गेन किया? बिल्कुल आप लोग जानते हैं इसे, ठीक है। हम लोग रिपब्लिक कब बने, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से कभी कभी पूछ देता है कि व्हेन वी भारत, कब भारत रिपब्लिक हो गया, गणतंत्र हो गया, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा कि जब हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीटली एडॉप्ट कर लिया और उसका इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दिया 26 जनवरी 1950 से, उस दिन से भारत एक गणतंत्र के रूप में, इंडिया बिकेम द रिपब्लिक, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। तो ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950 onward, India become a republic state. India become a republic state. India became a republic state. इस बात को याद रखना, ठीक है। यहां से हम लोग एक की फीचर्स को यहां से पढ़ लिए, ठीक है ना। तो अब आप लोग को पता चल जाएगा कि अब किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिटी की जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां चेक करेंगे कि उसका हेड ऑफ द स्टेट कैसा है। अगर वो इलेक्टेड है तो वो रिपब्लिक होगा, वो इलेक्टेड नहीं है तो रिपब्लिक नहीं होगा, ठीक है। तो इंडिया के जब पार्लियामेंट की बात करते हैं और यूके की पार्लियामेंट की बात करते हैं तो देखो देयर आर वेरी मच सिमिलैरिटी एक्सेप्ट दिस टू, एक्सेप्ट दिस टू, ठीक है ना। इस बात की, ये मोनार्क सिस्टम है और उसका हेड ऑफ द स्टेट मोनार्क होता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, बट प्रेसिडेंट यहाँ पर क्या है? इलेक्टेड है। और वहां पर उनके हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम का कंपैरेटिव एनालिसिस विथ यूके के पार्लियामेंट के साथ। अब हम लोग एक एक हाउस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लोअर हाउस या फिर अपर हाउस, जिसके बारे में बोलोगे उसके बारे में पढ़ाते हैं। आसान है, लोअर हाउस से शुरू करते हैं, लोकसभा से शुरू करते हैं, ठीक है ना। उससे पहले प्रेसिडेंट के बारे में जान लो कि प्रेसिडेंट जो है ना, यहाँ पे देखो कि जो प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो ये प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। दे आर नॉट the president is not the member of any house of the parliament, either that is लोक सभा और that is राज्य सभा। जब मेंबर नहीं है उसके बाद भी वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। यही यहां पर लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस बट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। बिकॉज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंटीग्रल पार्ट है, ये जानना जरूरी है। सबसे पहले जब भी किसी बिल को एक्ट में बनना होता है, जब भी किसी बिल को एक्ट बनना होता है तो इसके जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का जो फाइनल एसेंट है ना, वो फाइनल एसेंट किससे मिलता है? प्रेसिडेंट से मिलता है। अगर प्रेसिडेंट एसेंट इज नॉट गिवन ऑन एनी बिल, दैट बिल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एक्ट, दैट बिल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एक्ट। वो अधिनियम नहीं बन पाएगा, तो उसको लागू या फिर इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को जानिएगा कि विदाउट प्रेसिडेंट एसेंट ए बिल दैट हैज बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी इनैक्टेड इनटू लॉ और एक्ट, ठीक है।
तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है। दूसरा, जब हम लोग पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं ना, उन दोनों हाउस को समन करने का मतलब बुलाने का, प्रोरोग करने का, ये सब का पावर किसके पास है? तो ये सब का पावर प्रेसिडेंट के पास है। देखो सेकंड पॉइंट लिखता है, द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू समन और प्रोरोग द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड टू एड्रेस बोथ द हाउसेज इवन इन द केस ऑफ ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग के बारे में हमने आपको बताया था पहले के क्लास में। ज्वाइंट सिटिंग कब किया जाता है? जब कोई बिल के बाद के कॉन्टेक्स्ट में डेडलॉक हो जाता है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा निर्णय नहीं ले पाती है, लेकिन उस बिल पे निर्णय लेना जरूरी है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा उस ज्वाइंट सिटिंग को बुलाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन उसको हेड कौन करता है? तो उसको स्पीकर ऑफ द हाउस, और कौन सा हाउस? लोअर हाउस, दैट इज लोकसभा। तो लोकसभा के स्पीकर उसको प्रिसाइड करते हैं, बट उसको कॉल्ड कौन किया जाता है? ज्वाइंट सेशन को बुलाया किसके द्वारा जाता है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा जाता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जब भी पहला सेशन होता है जब लोकसभा का ना, तो उसको शुरुआत कौन करता है? उसकी शुरुआत जो होती है उस प्रेसिडेंट के एड्रेस से होती है, ठीक है ना। यही लिखता है कि द प्रेसिडेंट एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। देखो ये हम लोग नहीं पढ़ा है। जब हम लोग बात करते हैं पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट को क्या किया गया है? सेशन बनाया गया है, मतलब कि उसको मिलना है। और कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ ऑफ गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ द हाउसेज। लेकिन इंडिया पार्लियामेंट ने एक अपना कॉन्वेंशन बनाया है जिसके तहत 3 सिटिंग करती है, या फिर कह सकते हो कि 3 सेशन करती है, ठीक है ना। तो जो पहला सेशन हर साल का होता है जिसको बजट सेशन कहते हैं। कौन सा सेशन कहते हैं? बजट सेशन कहते हैं। तो पहला जो बजट सेशन होगा वो पार्लियामेंट के द्वारा एड्रेस किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल हर साल की बात है, ठीक है। लेकिन जब हर 5 साल के बाद लोकसभा डिसॉल्व होती है और नई लोकसभा फॉर्म करती है, तो जब नया लोकसभा फॉर्म करेगा तो उस नए लोकसभा की जो शुरुआत होगी ना, वो भी प्रेसिडेंट के एड्रेस से ही होगी। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको पता है कि लोकसभा इज द मेन बॉडी या फिर मेन हाउस फॉर लेजिस्लेटिव एक्शन, ठीक है ना। जितने भी लेजिस्लेटिव एक्शन होते हैं या फिर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होते हैं, उसमें लोकसभा का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। और बहुत सारे बिल में तो इन्हीं का पावर है। जैसे कि मनी बिल की बात कर रहे थे, मनी बिल के बारे में मैंने आपको बताया था कि मनी बिल पे होल एंड सोल पावर किसके पास है? लोकसभा के पास, ठीक है। चलिए, द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। देखिए, एक लॉ मेकिंग पावर दिया गया है प्रेसिडेंट को, लॉ मेकिंग पावर दिया है प्रेसिडेंट को। ये सिमिलर टू लॉ होता है या फिर एक्ट होता है जिसको हम लोग ऑर्डिनेंस शब्द से डिनोट करते हैं। किससे? ऑर्डिनेंस से। और ये ऑर्डिनेंस कब लागू किया जा सकता है या फिर इसको प्रोमलगेट कब करता है प्रेसिडेंट? जब एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, either that is Lok Sabha or that is Raj Sabha or both the house of parliament are not in session and there is an instance where some act or some rules is necessary, ठीक है ना, तब वहां पर ऑर्डिनेंस पास किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके बारे में ऑर्डिनेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। मोस्टली हम लोग प्रेसिडेंट के चैप्टर में इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये स्पेशल पावर दिया जाता है प्रेसिडेंट को कि जब हमें लोकसभा या राज्यसभा में से कोई एक सदन या फिर दोनों सदन जब सेशन में नहीं है, तब अगर किसी तरह का नियम और कानून बनाना बहुत जरूरी है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने लोअर हाउस के बारे में बात करते हैं, लोकसभा के बारे में बात करते हैं। लोकसभा के लिए याद रखिएगा कि लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ कितना है। तो लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ पहले 552 था, 552 था, अब ये 550 हो गया है। इस बात को याद रखिएगा। कितना था, अब कितना है, करंट में कितना है? तो 550 है। इन 550 का बाइफर्गेशन है जिसमें से 530 कहाँ से आते हैं? स्टेट से आते हैं, और 20 यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, 20 यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, यूटी से आते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना है, ठीक है। ये जो 2 मेंबर जो अभी हट गए हैं ना, इसको याद रखिएगा। इसके लिए मैंने लिखा है, आप समझ लीजिए कि जो 2 मेंबर हटे हैं, मतलब कि टोटल स्ट्रेंथ में से 2 सीट जो हटा है वो हटा है रिजर्वेशन वाला सीट। और किसकी रिजर्वेशन की बात करते हैं? तो पहले प्रायर टू दिस, मतलब कि अभी से पहले क्या किया था कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए 2 सीट रिजर्व थे। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए लोकसभा में 2 सीट्स आर रिजर्व, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। लेकिन इसको अंडर या फिर कह सकते हो कि बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको क्या कर दिया गया है? इसको रिमूव कर दिया गया है। इस 2 सीट को के रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया। 2 सीट के रिजर्वेशन को
इंड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब जब खत्म कर दिया गया है तो ये सीट खत्म हो गया, तो सीट खत्म हो गया तो करंट में लोकसभा के पास टोटल स्ट्रेंथ कितना है, 550 है, जिसमें से 530 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स होंगे एंड 20 विल बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो यही लिखा हुआ भी है, ठीक है ना। देखिए 530 आर चूजन। हाँ, याद ये रखना है कि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं। तो कह सकते हो कि लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन के मीडियम से होता है। किससे होता है? डायरेक्ट इलेक्शन से इसके मेंबर्स को चुना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखता है कि 530 टू बी चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द स्टेट। देखिए इस चीज़ को याद रखना होगा, इस चीज़ को समझना होगा। जब भी हम लोग इलेक्शन की बात करते हैं और लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन की बात करते हैं तो क्षेत्रों को क्या कर दिया गया है, एक बाउंड्री बना दी जाती है। क्षेत्र के लिए एक बाउंड्री बना दी जाती है जो इनविजिबल बाउंड्री है, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंसी के शब्द से डिनोट किया जाता है। और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक सदस्य को चुना जाता है, एक एक मेंबर से चुना जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि 530 सीट्स आएंगे तो 530 कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। जैसे कि आप किसी एरिया में रह रहे होंगे, उस एरिया में आप क्या लोकसभा जब इलेक्शन होता होगा तो वहां से एक मेंबर चुन के आता होगा, तो वो जो एरिया है जितने दूर तक डिमार्केटेड होगा, वो डिमार्केशन जो होगा उसके अंदर जो होगा वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी उस एरिया में, और उस पॉपुलेशन अपने लिए एक मेंबर को जो लोकसभा में भेजना चाहता है उसको इलेक्ट करेगी। ये इलेक्शन कैसे होता है? डायरेक्ट इलेक्शन से होता है। और इसका मेथड क्या है? तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। कौन सा है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब है कि कोई भी एक कैंडिडेट जो सबसे ज्यादा वोट लेकर आएगा वो जीत जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए कोई बेंचमार्क नहीं रखा गया है कि इतना परसेंट या फिर इतना लेवल के ऊपर ही होगा। वो अगर फॉर एग्जांपल 10 ही लोग वोट देने जाते हैं और जिसमें से 9 लोग एक कैंडिडेट को दे देता है और 1 लोग एक कैंडिडेट को देता है तो वो जीत जाएगा। मार्जिन कितना भी डिफरेंस का हो डजेंट मैटर, द हाइएस्ट सिक्योरिंग वोट्स जिस कैंडिडेट को मिलेगा वो जीत जाएगा, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाने के लिए डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में नेक्स्ट आगे के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। इसको याद रखिएगा, डीलिमिटेशन कमीशन। डीलिमिटेशन कमीशन क्या करती है? एरिया को कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटती है, ठीक है। और 20 टू बी चूजन इन सच ए मैनर एज पार्लियामेंट में बाई लॉ प्रोवाइड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। आसान भाषा में 20 यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और 530 स्टेट से होंगे, ठीक है। और याद रखना कि हर स्टेट से कितने सदस्य चुन के आएंगे या फिर कितना सीट उनके एलोकेट होगा वो डिपेंड करता है कि उनकी पॉपुलेशन क्या है, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। चलो यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया है? रिजर्वेशन को रिमूव कर दिया गया है। और किसके लिए? तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की सीट्स को क्या कर दिया गया है? रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया, ठीक है। इस बात को याद रखना। नेक्स्ट चलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। एलिजिबिलिटी मतलब कि कौन व्यक्ति है जो लोकसभा का मेंबर बन सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ने केवल 2 ही एलिजिबिलिटी को डाला है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 2 ही एलिजिबिलिटी मेंशन है अंडर आर्टिकल 84, ठीक है ना। और वो है कि सबसे पहला कि बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, एंड ही शुड बी मोर देन और इक्वल टू 25, ठीक है ना। जिसको ये लिखती है कि शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर ऑफ एज, जिसकी 25 वर्ष की आयु से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बताता है। इसके बाद आरपीए 1951 जिसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट 1951, इसके तहत कुछ कन्वेंशन बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो उस कन्वेंशन को देखो क्या कहता है। कहता है कि ही मस्ट बी द रजिस्टर्ड एज ए वोटर इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया। अगर एक व्यक्ति एज ए वोटर रजिस्टर्ड है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 530 कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाएगी स्टेट्स के लिए, और वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इवन यूटी के भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर रजिस्टर्ड है तो वो एलिजिबल है। सेकंड, ही मस्ट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स टू कंटेस्ट ए रिजर्व सीट। देखो एससी और एसटी के लिए भी रिजर्वेशन है। जनरली पहले 3 कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन था। एंग्लो इंडियन के लिए था, उसको खत्म कर दिया गया। अब एससी कैटेगरी के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए है, एज वेल एज शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। तो अगर आपको रिजर्व सीट पे इलेक्शन लड़ना है, आप रिजर्व सीट से इलेक्टेड होकर आना चाहते हैं, तो आपको उस कम्युनिटी से बिलोंग करना होगा, ठीक है। तो ये किसका था?
ये लोकसभा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना। लोकसभा के बारे में एक बार और जान लीजिएगा। लोकसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनको क्या कहा जाता है, तो लोकसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनको क्या कहा जाता है, स्पीकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पीकर कहा जाता है। और ये स्पीकर कौन होते हैं, ये उन्हीं के मेंबर होते हैं। किसके मेंबर होते हैं, लोकसभा के मेंबर होते हैं। और फर्स्ट बार जब लोकसभा जनरल इलेक्शन के बाद मिलती है, ठीक है ना, फर्स्ट बार जब लोकसभा जनरल इलेक्शन के बाद मिलती है तो सबसे पहले वो स्पीकर को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, अपने मेंबर्स में से ही, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पीकर, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। अब बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा जो सेकंड हाउस, जिसको अपर हाउस भी कहते हैं, ठीक है ना, हिंदी में इसको बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है। किसका सदन, बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है। ऐसे जनरली इसको हम लोग अपर हाउस के रूप में जानते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस के रूप में जानते हैं, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। जब हम लोग बात कर रहे थे लोकसभा की तो 550 मेंबर है। जब हम लोग राज्यसभा की बात करते हैं तो इसका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 250 मेंबर्स का है, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। और इस 250 में से 238 मेंबर जो होंगे, वो 238 मेंबर जो होंगे वो क्या होंगे, वो इलेक्टेड होंगे। और जो 12 मेंबर जो बचे हैं वो 12 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट होंगे। ये जो 12 मेंबर्स होंगे ये नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, ठीक है ना। जो 8 में, ठीक है ना, सोशल वेलफेयर में, इन सब में जो व्यक्ति होंगे उन लोगों को, यही लिखा है कि 238 मेंबर्स आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। यहाँ पर याद रखिएगा कि लोकसभा के जो मेंबर्स चुने जाते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं, ठीक है। एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये की पॉइंट है, इसको याद रखना होगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि राज्यसभा की जो सीटें हैं ना, इसके लिए देखो क्या लिखता है, द कॉन्स्टिट्यूशंस 4th शेड्यूल एड्रेस हाउ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर असाइंड सीट्स इन द राज्यसभा। हम लोगों ने इसको पहले पढ़ा था, ठीक है ना, उसी बात को दोबारा से पढ़ रहे हैं कि चौथे शेड्यूल में, जब हम लोग शेड्यूल्स पढ़ रहे थे तो शेड्यूल्स में हम लोगों ने सारी बात पढ़ी थी। तो 4th शेड्यूल में बताया गया है कि किस तरीके से सीट्स जो होंगे, जो स्टेट्स के होंगे और यूनियन टेरिटरीज के होंगे, वो असाइन किए जाएंगे, ठीक है ना, राज्यसभा के लिए, ठीक है। इस बात को याद रखना है। तो यहां पर याद रखने के लिए यह है कि राज्यसभा के इलेक्शन कैसे होंगे, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन से इसके मेंबर चुन के आएंगे। इसमें से 238 इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे एंड 12 विल बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। और इनकी जो सीट की जो एलोकेशन है, जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बीच में होगा, उसको कौन गवर्न करता है, तो उसको 4th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करता है। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल नंबर 83 का 1, ठीक है ना। अब इस आर्टिकल नंबर 83 के 1 के तहत देखिए राज्यसभा के बारे में क्या कहा जाता है। देखो राज्यसभा को परमानेंट बॉडी भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, परमानेंट बॉडी। परमानेंट बॉडी कहा जाता है क्यों, क्योंकि दैट कैन नॉट बी डिजॉल्व। राज्यसभा को डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी डिजॉल्व, कांट बी डिजॉल्व, इसको डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि हर 5 साल के बाद फिर से जनरल इलेक्शन होता है, मतलब कि नियमित रूप से 5 साल पे डिजॉल्व हो जाएगा। और पहले भी हो सकता है, उसके अलग प्रोविजंस है, ठीक है ना। तो लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है बट राज्यसभा इज कैन नॉट बी डिजॉल्व, इसीलिए इसको परमानेंट हाउस कहा जाता है, उसको टेम्पोररी हाउस कहा जाता है, ठीक है। देखिए इसके बारे में क्या कहता है कि द राज्यसभा शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, shall not be subject to dissolution, but 1/3 of the members shall retire on the expiration of every second year। मतलब कि प्रत्येक 2 साल के बाद, मतलब कि हर every 2 years के बाद, every 2 years के बाद जो इनके जो टोटल मेंबर हैं उसमें से 1/3 मेंबर जो होंगे, 1/3 ऑफ ऑल, मतलब कि 1/3 ऑफ 250 वो क्या हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। और रिटायर होने के बाद जब वैकेंसी जो होगी, उस वैकेंसी के लिए री इलेक्शन होगा। और इलेक्शन कैसा होता है इसमें, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि राज्यसभा के जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होते हैं, ठीक है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब ये तो हो गया कि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होगा, तो इसके मेंबर्स कितने दिनों तक ऑफिस में रह सकते हैं या फिर हाउस में रह सकते हैं, तो इसके लिए बताया गया है आरपीए 1951 में, जिसको फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951। और इसके तहत सिंपली कहा गया है कि द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज 6 ईयर, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि इनका जो मेंबर का जो टर्म्स होगा वो कितने साल का होगा, 6 वर्ष का होगा। लोकसभा का कितने वर्ष का मैक्सिमम हो सकता है, तो 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, तो ये कितने साल का होगा, तो 5 साल इनका मैक्सिमम टाइम है एज ए मेंबर, 5 ईयर्स इनका ऑफिस का मैक्सिमम टाइम है,
ठीक है, मतलब कि 5 साल का इनका कार्यकाल होगा। किसका? लोकसभा के सदस्य का। जब राज्यसभा के सदस्य की बात करते हैं तो उनका कितना साल होगा? तो उनके मेंबर्स का जो कार्यकाल का जो अवधि होगा, टर्म ऑफ ऑफिस होगा, वो कितने साल का होगा? 6 ईयर्स का होगा। लेकिन याद रखने की बात जो एग्जाम के लिए है ना, दैट इज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि द राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व। सो आफ्टर एवरी 2 ईयर 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा विल बी रिटायर्ड, शैल बी रिटायर्ड। ठीक है, इस बात को याद रखना। चलो, अब जब राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा के मेंबर के लिए भी एलिजिबिलिटी देखते हैं। तो आर्टिकल 84 कहता है कि वो एवरी मेंबर या फिर एनी पर्सन हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा। वह कोई भी व्यक्ति हो जो भारत का नागरिक है तो वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। और यहां पर देखना कि वहां पर लोकसभा के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लोकसभा में शैल नॉट बी लेस देन या फिर शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर, पर यहां देखना शुड नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज। मतलब कि राज्यसभा के जो सदस्य होंगे, द मेंबर ऑफ द राज्यसभा होंगे, उनका मिनिमम क्वालिफाइंग एज कितना है? 30 ईयर्स है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि इनको बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि 5 साल अधिक आयु वाले लोग इसमें सदस्य बन के आते हैं। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, जनरली जब कन्वेंशन बनाए गए या फिर कह सकते हो कि पार्लियामेंट का जो ओरिजिन हुआ, तो जैसे कि यूके में भी ओरिजिन हुआ था, तो मेन लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द पार्लियामेंट जो है ना वो लोकसभा है इंडिया के केस में, जिसको हाउस ऑफ पीपुल कहते हैं। और जब यूके की बात करते हैं तो यूके में जो मेन लेजिस्लेटिव ऑर्गन है वो वहाँ का हाउस ऑफ कॉमन है, क्योंकि वहीं पर जो मेंबर्स आते हैं वहाँ के भी जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में, और उनके जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो मोस्टली हाउस ऑफ कॉमन से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, और उनका जो सेकेंड हाउस है या फिर सेकेंड चेंबर है जिसको कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वो बनाया गया था चेक्स एंड बैलेंसेज के लिए। किसके लिए? चेक्स एंड बैलेंसेज के लिए, टू लिमिट द पावर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन, और उसको चेक करने के लिए। ठीक है ना, और उसी पद्धति पर इंडिया ने भी बनाया, और इंडिया ने भी इसीलिए इसको में एज को ज़्यादा रखा है ताकि ये समझदार ज़्यादा हो। आपको पता है कि आफ्टर ए सर्टेन एज योर एक्सपीरियंस ग्रो। ठीक है ना, जब हम लोग मैच्योर होने लगते हैं तो हमारी एज भी बहुत मैटर करती है हमारी मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाने में। ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक आप किसी चीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छा मैच्योरिटी आता है। ठीक है, बुजुर्गों का सदन, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, वही है आरपीए 1951 कहता है कि ए पर्सन हु हैज रजिस्टर्ड एज ए इलेक्टोर फॉर ए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखो ये यहाँ पर क्या कहता है कि राज्यसभा का सदस्य अगर बनना है तो आरपीए 1951 कहता है कि वह व्यक्ति क्या होना चाहिए? वो इलेक्टोरल रोल में उनका नाम होना चाहिए, और किस में? पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अब ये क्या होता है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी? देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है तो इंडिया में आपको पता है कि हम लोग कैसे हैं, फेडरल कैरेक्टर को फॉलो करते हैं। किस तरह का फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं? कैनेडियन मॉडल के फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं, फेडरलिज्म को। अब जब कैनेडियन मॉडल के फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं तो अपने पास 2 लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। ठीक है ना, यूनियन लेवल पे पार्लियामेंट है और स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर है। तो स्टेट लेजिस्लेचर में भी बहुत सारे स्टेट में बाई कैमरलिज्म है और बहुत सारे जगह यूनिकैमरलिज्म है। तो उसका जो मेन लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 2 तरह के डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, एक लोकसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है और एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो जब 2 जगह डायरेक्ट इलेक्शन होगा तो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बनेगी। तो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग निर्धारित की जाती है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग निर्धारित की जाती है। तो जब आप लोग राज्यसभा के मेंबर बनने की बात आएगी तो राज्यसभा में वही सदस्य बन सकता है जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में होगा, मतलब कि लोकसभा वाले क्षेत्र से होगा, लोकसभा वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो बिलोंग करता होगा और उसमें वो एक इलेक्टोरल रोल में उसका नाम होगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। चलिए अब बात करते हैं, ये तो मेंबरशिप की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना, ये लंबा जाएगा। तो ये पार्लियामेंट हम लोग का लगभग 3-4 टॉपिक में चलेगा, 3-4 पार्ट में चलेगा। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पर रोक देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इस सेशन के साथ जुड़ने के लिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने पार्लियामेंट के सेशन से।